सारे अखाड़ों ने विरोध करने के बाद जूना अखाड़े ने हमें हमारा हाथ थामा है पेशवाई करने की, कुंभ मेला करने के लिए। उन्हें ये भी पता था कि त्रिवेणी संगम का, प्रयागराज का स्नान भी अधूरा है किन्नरों के बगैर। ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी थी कि मैंने जहर तक खा लिया था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि हम अब सनातनी बन सकते हैं, क्योंकि हम तो पैदाइशी सनातनी है। दुष्टहीन नजरे से देखता है या भेदभाव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जब गरज होती है तो उनको किन्नर चाहिए। जबरदस्ती से पैसे लेते हैं, जबरदस्ती से पैसे मांगते हैं, नंगे हो जाते हैं, नाच गाना करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम बहुत डिफरेंट टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास, जो कि ट्रांसजेंडर्स पे है। और आज हम बहुत स्पेशल इंसान के साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उज्जैन पीठ से माँ पवित्रा नंदगिरी जी हैं। नमस्कार। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये जो ब्रॉडकास्ट होने वाला है, और आज मैं पहली बार कैमरे के सामने हूँ। वैसे तो बहुत बार इंटरव्यूज देती हूँ, लेकिन आज जो स्पेशली मेरे घर पे बैठ के मेरा इंटरव्यू और ब्रॉडकास्ट होने वाला है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। जी अम्मा, वैसे अगर हम जानना चाहें तो आपका जन्म स्थान क्या रहा है और आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ और कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं हूँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, नया वाठोड़ा, और तहसील है मोर्शी। मैं बहुत छोटे से कस्बे से हूँ, छोटे से गांव से हूँ। और आज मैं एक किन्नर के तौर पे, किन्नर के नाते मैं देश में रह रही हूँ, मेरे समाज में रह रही हूँ, और साथ में मैं सनातन के साथ भी चल रही हूँ। ये सनातन की जर्नी आपने क्या सोच के, क्या मन में आया कि सनातन का एक परचम हम भी लेके चले? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सनातन जाऊंगी, लेकिन मैं बचपन से एक किन्नर थी और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मेरे माँ बाप बोलते थे कि बाबा तुम बाहर लड़की जैसे रहोगे या तुम कुछ और करोगे तो हमारी बदनामी होगी, या हमें लोग क्या बोलेंगे। तो इसलिए मेरी फैमिली का एक सबसे बड़ा मुझे एक उनकी कहना था कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी है तुम लाइफ में कर सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि तुम किसी गली में जाके, किसी दुकान पे जाके 10 रुपए मांगो और फिर वो तुम उससे खाना खाओ। इसलिए हमें इज्जत की रोटी खाना है, तो हमें पढ़ाई लिखाई करके ही हमें बड़ा होना है। और उसी बेस पे मैं पढ़ी हूँ। मेरी 4 सिस्टर हैं, 5 भाई हैं, हम लोग 9 भाई बहन हैं। मैं फैमिली में छोटी हूँ। मेरे जो पिताजी है ये एक शेतकरी हैं, मराठी में शेतकरी बोला जाता है, खेती बाड़ी करते हैं। और मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है। जी, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला बहुत अच्छे संस्कार मिले आपको माँ और पिताजी से, तो बेसिकली आपके रूट्स में आपने क्या सीखा, उनसे क्या इम्बाइब किया आपने? मैंने उनसे एक ही सीखा है कि मुझे अच्छा पढ़ाई करना है, बड़ा बनना है। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों को मेरे वजह से कोई तकलीफ हो, उन्हें कोई लोग आके टीच करे, कोई बोले कि आजकल किन्नरों के साथ ऐसा होता है ना कि अगर अरे इनका भाई किन्नर है तो हम इनके घर में लड़की कैसे दें, इनकी बहन ऐसी है तो हम इनसे शादी कैसे करें। तो ये सारे जो सवाल हैं समाज के, इससे मेरे घर वाले परेशान ना हो, इसीलिए मैंने पढ़ाई की। और आज मैं एक एनजीओ चलाती हूँ नागपुर में, अमरावती और चंद्रपुर में। मैं मेरी कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटीआई के लिए काम करती हूँ। और आगे मैं ये सोशल वर्क का काम करके, समाज कार्य काम करके, मैं अपने लोगों को एक नए रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बोला ये एनजीओ आपने स्टार्ट किया एलजीबीटी समाज के लिए, तो ऐसे कितने लोग आपके पास आते हैं जो कि जिनकी फैमिलीज ने उन्हें डिसोन कर दिया है? हजारों लोग आते हैं रोज, नए 2 बंदे आते हैं, 2 लोग आते हैं, रोते हैं, कहानी बताते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, अब हम क्या करें। तो हम उनको हमारे ऑफिस में जॉब देते हैं, रहने की सुविधा देते हैं, और उनको पढ़ाई के लिए हम उतना सहकार्य करते हैं कि आप पढ़ो, उसके बाद सारे काम करो। तो हमारी जो कम्युनिटी है ये इसी तरह से है।
क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो हम एक दूसरे को अपना समझते हैं और हम लोग हमारा जीवन बिताते हैं। बट कई बार ये फीलिंग नहीं आती कि माँ बाप कैसे बच्चे को ऐसा कर सकते हैं? ये तो समाज है, समाज जी। में ये चीज नहीं रहेगी तो शायद हमें पता भी नहीं चलेगा समाज क्या है। आज मुझे नहीं पता था कि मैं एक किन्नर हूँ, एक हिजड़ा हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे तो समाज ने उंगली दिखा के बताया कि तुम ऐसे हो, तुम लड़की जैसे बात करते हो, तुम लड़की जैसे चलते हो, तो तुम हम भाई बहनों से, हमारे समाज से अलग हो। तब जाके मुझे पता चला कि मैं सच में अलग हूँ या मैं मेरे भाई बहनों से अलग हूँ, उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इस समाज के जो मिसकंसेप्शन है ये बहुत गलत है और आज हम इसी को लेके आगे बढ़े हैं और आज हम आपके सामने बैठे हैं। मैं जैसे कि मैं बात कर रही थी ट्रांसजेंडर के बारे में। व्हेन वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर विद योरसेल्फ कि हाँ मैं औरों से अलग हूँ, या ऐसा कब आपको लगा? जैसे मैं बड़ी हो रही थी, बचपन में थोड़ी हरकतें तो थी जी। एक फीमेल की, या मैं घर पे रहती थी या मैं खेलती थी। तो 3rd स्टैंडर्ड में ही मैं जब खेलने लगती थी तो लड़कियों के साथ में उठना बैठना, लड़कियों जैसे खेलना, तो ये सारी चीजें जब होने लगी धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही तो मेरा एक रवैया चेंज होते रहा। घर वालों को दिखते रहा कि अरे हमारा बेटा तो इस तरह का है। लेकिन बोलते हैं ना, माँ को तो झूले में पैर दिख जाते हैं बच्चों के कि मेरा बच्चा क्या है। लेकिन फिर भी बहुत बार होता है ना कि हमारी फैमिली हमें इग्नोर करती है। चलो बच्चा है, खेलता है, खेलने दो। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है ना कि बोलते हैं ना, बैड टच गुड टच, वो वाली हरकतें बचपन से शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि नहीं मैं लड़की जैसे बात करूं, या फिर मेरी सिस्टर्स घर पे नहीं है तो मैं उसके कपड़े पहनूं या लिपस्टिक लगाऊं। तो मैं हमेशा आईने के सामने बैठी, तो हमेशा मुझे घर वाले भी वॉच करते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, क्यों लगाया लिपस्टिक, क्यों आज तूने ये पहना। और जब घर वाले बाहर जाते हैं तो हमारे लिए तो आजादी हो जाती है कि 2 घंटा कोई आने वाला नहीं, अब तो हम लोग फुल मस्ती कर सकते हैं। लेकिन अचानक कोई आ जाता है, भाई आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि तुरंत कपड़े निकाल के फेंको, लिपस्टिक पूछो। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो ये चीजें और बढ़ने लगती हैं। चाल में प्रॉब्लम होता है कि अरे तू आज क्यों ऐसे चल रहा है। किसी ने आके बोल दिया कि अरे आज तो तुम्हारा बेटा इस लड़की जैसी हरकतें कर रहा था, स्कूल में डांस कर रहा था। तो ये सारी चीजें रोज डे टू डे में होना है। घर में आके 4 मार खाना है, 4 झापड़ खाना है, चाटे खाने हैं कि तुम ऐसे मत करो। हर कोई आके घर में बताता है कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा वो कर रहा है। स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि अगर कोई भी कंपटीशन हो डांस का, गाने का, तो हम लोग सबसे पहले तैयार होते थे कि हाँ मुझे डांस करना है, मुझे नाचना है। लेकिन वो नाचना एक लड़के जैसा नहीं। एक लड़का अगर एक लड़की की हरकतें करता है तो हमेशा समाज में एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऐसे करते करते जब मैं 7th स्टैंडर्ड में गई तो कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ज्यादा होने लगा। मुझे चिढ़ाने लगे कि अरे हमारी गांव की भाषा में अगर बोला जाए तो अरे ये तो बायला है, ये तो नान खटाई है, मीठा चावल है, अरे ये तो छक्का है। मतलब लोग ऐसे बोलने के लिए भी कम नहीं करते हैं। तो जैसे मेरे भाइयों को, कजन्स को पता चला कि मुझे किसी ने ऐसा बोला है तो में आके वो लोग मुझे डांटते हैं, मुझे बोलते हैं कि अभी तू घर से बाहर नहीं जाएगा, तू बाहर जाके ये करता है वो करता है। तो ये चीजें ऐसी बड़ी होते 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 स्कूल में कोई आके तुम्हें हाथ लगा देगा, ऐसे करेगा। कोई तुम्हें, अगर हम बाथरूम जाते हैं तो बहुत बार ऐसे टीचर्स भी हुआ करते थे कि वो आके हमारे पीछे पीछे आके कभी पैर लगाना। टीचर्स? हाँ, बहुत बहुत हरामी लोग होते हैं। बड़े जो बैड बॉयज होते हैं आसपास के स्कूल के, उनको पता चल जाता है कि अरे ये तो लड़की जैसे बात करता है, ये तो लड़की जैसे चल रहा है। तो वो आके हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्लास में कोई ऐसा बंदा होता है जो पीछे बेंच पे बैठने वाला, कि उसको मेरे बारे में तुरंत पता चल जाता है कि अरे हाँ ये ऐसा है, तो वो मुझे परेशान करेगा या मेरे बारे में 4 लोगों से बात करेगा। मुझे रोज हाफ पीरियड्स में होने के बाद बाहर जब मैं जाती हूँ बाथरूम में, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक टेंशन हो जाता है कि मैं किधर जाऊं। इधर तो सारे लड़के हैं, इधर लड़कियां हैं। फिर वो चीजें जब होती है तो बहुत बुरा लगता है कि अरे मेरी तो आजादी नहीं है। मतलब मैं एक औरत अपने आप को मानती हूँ या एक लड़की अपने आप को मानती हूँ, तो मैं किधर जाऊं। ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, लड़कियां तो मैं कंफर्टेबल हूँ कि हाँ चल कोई बात नहीं। लेकिन लड़के बहुत हरामी और पीछे पड़ जाने के, अरे ये तो छक्का है, बायला है, इससे क्या बात करना, चिढ़ाने का, बार बार टीच करने का। तो ये चीजें होते होते मैंने कभी किसी के ऊपर ख्याल दिया नहीं। या जिस दिन मेरे भाई ने मुझे इतना मारा
कि तू स्कूल में ये करता है या स्कूल में वो करता है, उस वक्त मुझे पता चला कि अभी मैं बड़ी हो गई हूँ। और जैसे जैसे मैं 8th 9th में गई तो मेरा अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक लड़के की तरफ होगा। फीमेल में तो मैं खुद ही फीमेल हूँ, तो मैं उधर जा ही नहीं सकती हूँ। तो हमेशा मुझे लगता था कि कोई लड़के से मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, मैं वो मेरा दोस्त बन जाए, मुझे समझे। लेकिन हर कोई होता है ना कि अरे पता चल जाता है तो अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो छाले छक्के हैं, या मतलब अगर बैड लैंग्वेज बहुत सारी है बोलने के लिए लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन एक छक्का नाम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना कि समलैंगिक क्या होता है, लेस्बियन क्या होती है। और तब अभी मैं 48 साल की हूँ, मैं 76 में पैदा हुई, तो 80s में या 85 में तो किसी को ये चीज के बारे में पता ही नहीं था कि 377 क्या होता है, या LGBTI क्या होता है, लेस्बियन किसे बोला जाएगा, बायसेक्सुअल किसे बोला जाएगा, ये किसी को पता नहीं। अगर मेरे पास कोई बंदा मुझे अप्रोच करता भी है सेक्स करने के लिए या मेरे साथ दोस्ती करने के लिए, तो उसका एक मकसद ही होता है कि यार हम इसके साथ सेक्स करेंगे या इसके साथ हम लोग कहीं बैठेंगे या हमें पैसा देगा, तो यही सोच के सब फ्रेंडशिप करने पे तुले होते हैं। और उस टाइम का ऐसा था कि हम लोगों का इतना अवेयरनेस नहीं था कि हमारे देश में हाँ समलैंगिक है, तो वो बोलेगा अरे ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। अगर बहुत बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार तुम शादी कर लो ना, तुम शादी करोगे तो तुम्हारे बीवी को हम संभाल लेंगे, मतलब ऐसे गंदी हरकतें बोलना, बातें करना, ये सारा हमारे एक समाज का हिस्सा था। लेकिन मैं 9 भाई बहन के साथ रहने वाली और मेरे बड़े लोगों को जब पता चलता है कि अरे हमारे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे गांव से निकाल के नागपुर जैसे सिटी में रखा पढ़ने के लिए, मेरी बड़ी बहन के पास। और मेरी बहन ने मुझे एक ही बार बोला कि तुझे हमको सबको पता है तू क्या है, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम किसी गली में जाके नाच गाना करो, किसी भीख मांगो। तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम अपनी मर्जी से कर सकती हो। तुम्हें नौकरी करना है, तुम्हें कहीं और घर छोड़ के जाना है, तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो तुम आराम से कहीं पे भी रह सकती हो। ऐसे करते करते मैं 12th में चली गई, और 12th में जाने के बाद तो मैं एकदम फुल जवान और स्मार्ट रही, लोगों में उठना बैठना रहा, कुछ मेरे जैसे लोग मुझे मिलने लगे क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल रहने लगी। मुझे समझने लगा कि अरे ये भी तो मेरे जैसी भावनाओं के साथ जी रहा है, तो मैं इसके साथ ही मेरा अच्छा दोस्ती हो, ये मुझे संभाल लेगा। तो ऐसे लोगों से मिलते मिलते मैं एक दिन लक्ष्मी नारायण जी के बारे में हमने सुना, और मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि इतने बड़े किन्नर है, हम कैसे जाए इनके पास, सेलिब्रिटी है, इनके पास कैसे जाए। लेकिन मेरे घर वालों को जब पता चला कि मैं भागना चाहती हूँ या मैं किन्नरों के साथ रहना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा अपोज किया कि ये लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको भी इस बारे में पता नहीं। अगर मेरी फैमिली उस टाइम जब इतनी अवेयर होती तो शायद मुझे बचपन में ही किसी को दे देती थी। लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि ये लड्डू मैंने बनाया है, टेढ़ा है या मेढ़ा है, कैसा भी है वो मुझे ही खाना है, ये मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है, तो इसको मुझे ही झेलना है, ये मेरा ही है, मेरे साथ ही रहेगा। फिर भी मेरे भाइयों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कोई भी आके उसे बताता था कि अरे वो तो तुम्हारा भाई पवन ऐसे करता है, क्योंकि बचपन का नाम मेरा घर में पवन ही था। और तो मेरा भाई आके मुझे चिड़चिड़ करना, मुझे कभी झापड़ मार देना, या आज तू कहीं जाएगा ही नहीं, तू घर के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी थी कि मैंने जहर तक खा लिया था। कि फिर मेरे मम्मी, कोई भी आता था घर में तो मेरी मम्मी बोलती थी हमेशा कि अरे पवन को तुम ले जाओ 10 दिन के लिए, मैं शांति से रहूंगी। तो फिर मैं मेरी माँ को पूछती थी हमेशा कि तूने मुझे पैदा क्यों किया, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उनको इस बारे में कोई अवेयर ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं था। उनको इतना ही पता था, लोगों ने जो देखा है कि अरे हमारे घर में किन्नर पैदा हुआ है। अगर हम ये बातें करते हैं तो घर वाले कहीं ना कहीं ज्यादा इमोशनल, ज्यादा दुखी। तो मैंने एक बार मैं कुएं में कूद गई, नहीं मरी। एक बार मैंने जहर पी लिया, मैं नहीं मरी। तो आखिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। घर वाले ने मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन मैं उनको देख के मैं खुद ही दुखी हो रही थी कि मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, और मैं मेरी भावनाओं को मैं कहाँ छुपाऊं, मेरी फीलिंग्स को मैं कहाँ छुपाऊं। वो छुपने से ही छुपते रहे नहीं, क्योंकि मैं जैसे बड़ी बड़ी होने लगी तो मुझे ज्यादा फेमिनाइजेशन आने लगा। उसके बाद मैं 12th में पढ़ने गई,
उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग, मेरी सिस्टर ने बोला था कि तू बहुत सोशलाइट है, तू समाज सेवा करता है, सबकी केयर करता है, तो मुझे बीएससी नर्सिंग करवाया। मैं 3.5 साल वहां पे रही नागपुर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन फिर भी मैं कहीं रुकी नहीं। मेरे जैसे 4 लोग मुझे मिले और मैं फर्स्ट शो देखने गई थी। शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, महिमा चौधरी की, वो कौन सी मूवी थी, परदेश देखने गई, और वहां मुझे 4 लोग मिल गए। उसके बाद से मैं बिल्कुल ब्लास्ट हो गई। मतलब अब मेरे घर वाले गए चूल्हे में, मैं अपना जिंदगी जीने वाली हूँ। एक बंदे ने मुझे 4 लोगों से मिलाया, 4 ने मुझे 8 से मिलाया, और हम लोग सब एक खट्टा रोज नागपुर जैसे सिटी में एक कस्तूरचंद पार्क था, वहां पे हम लोग मिलते थे, और सब लड़की वाले बातें कि तूने आज क्या किया, तूने आज क्या किया, ये करते करते एक दिन ऐसी थॉट आया कि हम लोग हमारे लोगों के लिए काम करते थे। तो फिर हम लोग क्या करते थे, तब पार्टीज वार्टीज कुछ होती नहीं थी 90s में, 95 96 में। तो हम लोग बॉम्बे जाया करते थे नागपुर से, तो सबके पास पैसों की कमी रहती थी, तो हम लोग सब कंट्रीब्यूशन करते थे। जनरल डब्बे में बैठ के हम पार्टीज करने जाते थे। तो एक दिन हमसफर के बारे में पता चला, और हमसफर में जब हम गए तो वहां हमने सबको, हमारे जैसे लोगों को देखा। हमने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को देखा, हमने ऐसे बहुत किन्नरों को देखा, जो अच्छे भी थे, जो बुरे भी थे, और जहाँ सारे समलैंगिक, लेस्बियंस, टॉम बॉय, ट्रांसमैन, सबसे हम लोग मिले। तो हमारे दिल में एक बहुत नई एक उत्तेजना बोलो या नई भावनाएं पैदा होने लगी कि नहीं, मुझे भी ऐसे रहना है। तो उसके बाद हमने कहीं ना कहीं सोचा कि हम लोग, जो लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं, हम लोग हमारे शहर में क्यों नहीं कर सकते। बदनामी होगी तो होगी, देखा जाएगा, क्योंकि हमारी आजादी हमारी बदनामी है। तो वो प्रेरणा आपकी बॉम्बे तो वो प्रेरणा हमें हमसफर से मिली, और हमने एक छोटा सा सारथी नाम का एक सीबीओ ऑर्गेनाइजेशन खोला। और तब हम 3 लोग थे, मेरे 2 कलीग थे, आनंद और राजू राठी, और हमने वो YMCA में मैं एक जॉब करती थी, 500 रुपए महीने की, क्योंकि एक रूम का किराया मुझे देना पड़ता था। तो ऐसे करते करते हमने हमारी जिंदगी शुरू की, और कभी नहीं सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, या फिर मैं नाच गाना करूंगी, या मैं सब किन्नरों के साथ रहूंगी। और जो भी हमारे ऑफिस में आते थे, मैं सबको बोलती थी, बेटा सब कुछ करना, ताली मत बजाना, कभी भीख मांगने मत जाना, कभी किसी किन्नरों के साथ मत रहना। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी, तो कहीं ना कहीं मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को कॉपी करने लगी, उनके जैसी रहने लगी, मेकअप करने लगी। तब तो आजादी थी, कोई बोलने वाला नहीं था, और मैं, सबको पता चल गया था मेरे फ्रेंड सर्कल में कि अरे पवन तो ऐसा है, पवन तो किन्नर है। तो ऐसे करते करते हम लोग एक दिन स्पेशली एक मीटिंग के लिए बॉम्बे गए, और वहां लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मुझे मिली, और मैंने नागपुर छोड़ दिया। मैं बॉम्बे रहने उनके साथ चली गई। उनके साथ रहते रहते मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। बदनामी तो अपनी जगह पे थी, लेकिन एक दिन मैं बहुत बड़े संकट में आई, क्योंकि मेरे घर वालों ने केस किया। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, तुम हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनके ऊपर केस करके उनको बोला कि मैं जब तक जिंदा हूं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, जितने भाई बहन की शादी हुई उतना खर्चा भी मुझे चाहिए, मैं आपका ही बेटा हूं। क्योंकि सोशल जो प्रेशर था ना रिलेटिव्स का हमारे गांव में, कि हमारे गांव की बदनामी हो रही, कि हमारे गांव से बच्चा जाके उधर साड़ी पहन रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो ये सब करते करते मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू मर गया या तू घर छोड़ के जा, लेकिन कहीं हद तक उन लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। फिर मैंने एक ही बात बोली कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, मैंने एजुकेशन कर लिया है, अब मैं मेरे संभाल लूंगी। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि हम आपको बेदखल करते हैं हमारे प्रॉपर्टी से, घर से, और आपको जहां रहना है वहां रहो। तो फिर मैंने भी उनको धमकी दी कि मेरे भी राइट्स है, आप मुझे बेदखल नहीं कर सकते हैं, और मैं मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके रहूंगी जब तक जिंदा हूं तब तक। मैं मरने के बाद तो तुम्हारा ही, मुझे कौन सी शादी करनी है। तो ये सारे विषय को लेके हम बड़े हुए हैं। तकलीफ भी था, बहुत रोए भी अकेले में, लेकिन एक खुशहाली जिंदगी थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरा था, मेरा जीवन मेरा था, जो मैं जी रही थी, और अपनी शर्तों पे जी रही थी। आपने जैसे कि बताया कि फिजिकल अब्यूज भी होता है, तो भगवान की बहुत बड़ी दया रही कि आपने ऐसा कुछ नहीं फेस किया, बट बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये सब चीजें भी फेस की होंगी। किसी का, आपकी एनजीओ से किसी का कोई ऐसा केस जो आप लड़के ने परेशान किया है, किसी ने भी परेशान किया, वो एक अगर आप बताना चाहें तो। जब मैं बॉम्बे से ट्रेनिंग लेके आई हूँ, और फिर सबको पता चला कि अरे यहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं, और
मैं मेरे जैसे लोगों से ही अच्छा बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, भावनाओं से जानते हैं, नजरों से जानते हैं। क्योंकि अगर कोई अदर पर्सन आके अगर उसके साथ इस तरीके की काउंसलिंग करेगा या बात करेगा, तो वो बंदा उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में रहेगा। वो समझेगा नहीं कि ये मुझे क्या पूछ रहा है, और उसको ऑड लगेगा कि अरे मैं कैसे जवाब दूं, मैं कैसे बात करूं। तो हमारी कम्युनिटी जो है ना, वो हम उनके साथ इतने कंफर्टेबल है कि हर चीज हम लोग उनसे निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। तो बहुत ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि मेरे चाचा के लड़के ने मेरे साथ अब्यूज किया, फिर मैं किसको बताऊं? मैं बता नहीं सकता हूँ ना किसी को, क्योंकि अगर मैं घर में बताऊं तो मैं बदनाम हो जाऊं या मुझे मार खाना पड़ेगा। किसी फ्रेंड को बताऊं तो उसको पता चल जाएगा कि अरे मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है, तो मैं क्यों ना करूं। बहुत सारे लड़कों के साथ, बहुत सारे छोटे ट्रांसजेंडर के साथ ऐसे होता है ना कि एक लड़के के साथ अगर उसकी दोस्ती हो गई और उसके साथ कोई भी रिलेशन उनका बन जाता है, तो वो 4 लोगों को जाके चौक में बता देगा कि अरे जो जो भी चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। तो फिर वो बंदा अपने आप बदनाम होते जाता है, और जब भी वो घर के अपने बाहर निकलता है तो उसी मोहल्ले में, उसी गलियों में वो बदनाम किया जाता है। और उसके बाद वो वहां से हताश होके वो गांव शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे उसके पास कोई अपना नहीं होता है ना, कोई गांव का होता है ना कोई गली का होता है। वो वहां एक सेफ्टी महसूस होती है, और वो वहां जाके वो अपनी जिंदगी आराम से जीता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस तरह से दुखी होके अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ते हैं, अपने गांव को छोड़ते हैं, और मेट्रो सिटी में जाके अपना जिंदगी जीते हैं। क्या हमारे पास आज भी कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे हमारे पास रेडिली अवेलेबल सर्विस हो कि हाँ कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसको सोल्यूशन दिला पाए? हाँ, हमारे पास ऐसे नंबर से हमारे स्पेशल सेल है काउंसलिंग के, जहाँ हम लोग काउंसलिंग करते हैं। या हम लोग अगर मैं पूरी भाषा में बोलूँ कि हम एनजीओ जिस तरह से काम करते हैं, हम सेक्स करने के लिए भी किसी को मना नहीं करते, क्योंकि वो हमारा अपना पर्सनल एक चॉइस है। हम लोग HIV एड्स गुप्त रोगों से बचाने के लिए भी हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं कि नहीं तू ये नहीं करना, तो वो रुकेगा नहीं जी। लेकिन वो और ज्यादा करेगा। तो हम उसके लिए फ्री कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, क्योंकि वो सरकार का रूल है। अगर तुम सोशल वर्क कर रहे हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो एक बंदा अगर दिन में घूमता फिरता है तो शायद उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम कॉन्डम उनको फ्री देते हैं, कॉन्डम यूज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि HIV जैसी बहुत ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हमारे देश में आई है। और लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग वो अवेयरनेस के थ्रू हमारी कम्युनिटी के साथ इतने कंफर्टेबल है कि आज अगर हम देखने जाएंगे तो सबसे पहले बदनामी थी कि हम समझेंगे कि LGBT जो ग्रुप है उनकी वजह से HIV इंडिया में आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारा दोष नहीं था। हमसे ज्यादा जो समाज है वही लोग ज्यादा, सोशल समाज ही हॉस्पिटल में हमें दिखाई पड़ता था, लेकिन बदनाम के लिए हम थे, क्योंकि हम चोरी छुपे सब चीज करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हम लोग बहुत सेफ है, और हमारे जितने एनजीओज इंडिया में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छे है कि हम लोग हमारे कम्युनिटी को बचा रहे हैं। जैसे कि जो जर्नी आपकी एनजीओ से रिलेटेड रही है, सडनली सनातन की तरफ परिवर्तन, ये एनजीओ में हम एनजीओ चलाते चलाते मैं जब बॉम्बे मेरे गुरुजी के पास लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ मैं गई, उनके साथ रहने लगी, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया ना कि 2014 में हमारे देश में मेल फीमेल और अदर का जेंडर जब आया, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि मैं तो इसी आंगन की हूँ, यहीं पे खेली कूदी हूँ, फिर आज मैं मेरे परिवार से, मेरे गांव से दूर क्यों हूँ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि हम अब सनातनी बन सकते हैं, क्योंकि हम तो पैदाइशी सनातनी है, लेकिन हमारे जेंडर की वजह से समाज ने हमें दूर रखा था, दबा के रखा था कि अगर मैं उस समाज में रहूंगी तो शायद हमारा समाज बदनाम होगा कि अरे ये तो एक लड़का हो के एक लड़की जैसे रहता है। किन्नर क्या होते हैं ये लोगों को पता नहीं था। हिजड़ा ये शब्द पता था कि अरे ये तो आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक अट्रैक्शन है हमारे समाज के लिए, नाच गाना करते हैं और पैसा मांग के चले जाते हैं। लेकिन किन्नर जो शब्द है ये हमारे पुराणों में देख लो, रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, शिव पुराण में देख लो, और आपने सभी ने रामायण भी देखा है, महाभारत भी देखा है। जैसे राम जी यहाँ पे अगर मैं आपको काटना चाहूँ, जैसे हम बोलते हैं शिव जी की बारात में
मेजर जो लोग गए थे बोलते हैं गंधर्व, यक्ष और किन्नर ने ही बारात निकाली थी शिव जी जी की। जी जी, वो क्योंकि मेन थे। यस, जब ये तो हम तो ब्रह्मा जी की पैदाइश है, जी। भले ही मैं एक धरती पे आके एक माँ के कोख से पैदा हुई हूँ, लेकिन जो किन्नर है ये ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या के बाद पैदा हुए हैं। जैसे हम राम जी को देखते हैं, तो जब ये दशरथ राजा ने उनके लिए तपस्या करके जब धरती पर किन्नर आए, तो उन्होंने कौशल्या जी की गोद भरी और राम, भरत और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। तो राम जी को गोदी में खिलाने वाले भी किन्नर थे, राम जी को झुलाने वाले भी किन्नर थे, राम जी को रोज उनके साथ खेलने के लिए भी किन्नर थे, क्योंकि जो संगोपन होता है और एक दाई का काम करने वाले भी राम जी के साथ किन्नर ही थे। जब राम वनवास जा रहे थे तो नर नारी, किन्नर, गंधर्व सभी उनको छोड़ने गए थे। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि जब नर नारी, जब सरयू तट पे राम जी खड़े थे और उन्होंने वहां से आदेश दिया कि नर नारी पशु पक्षी सब चले जाओ, लेकिन किन्नरों को उन्होंने नहीं बोला था। 14 साल तक जब वनवास से राम जी वापस आए 14 साल के बाद, तो तब जाके राम जी ने पूछा कि आप क्यों रुके हैं। तो जब किन्नर ने बोला कि अरे आपने तो नर नारी को जाने को बोला था, हम तो ना नर है ना नारी है, इसीलिए हम 14 साल आपका इंतजार करें। जब राम जी ने आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में जाओगे, आप जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसका कल्याण ही होगा, और यही आपके लिए कलयुग में आप राज करेंगे, और यही आपका आशीर्वाद होगा कि जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे उसका कल्याण होगा। एक शायद मेन कारण यही है कि आज भी लोग इंतजार करते हैं कि जब बच्चा होता है, पैदा होता है, कि कब आप मतलब कोई भी किन्नर आएगा और आशीर्वाद देके बच्चे को जाए, जैसे बच्चे का पूरा जीवन सफल रहे। हाँ, ये तो है, क्योंकि आज भी किसी को 20-20 साल से बच्चे नहीं होते हैं, 18-18 साल से बच्चे नहीं होते हैं, तो सबकी श्रद्धा है कि अगर हम किन्नर के हाथ से हमारी गोद भरेंगे तो हमें बच्चा हो जाएगा। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है और ये होता है। मैंने भी बहुत लोगों की गोद भरी है और उनको बच्चा हुआ है, बहुत खुश है कि आज भले ही हम किन्नर है, समाज हमें दुष्टहीन नजरे से देखता है या भेदभाव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जब गरज होती है तो उनको किन्नर चाहिए। आज अगर आशीर्वाद चाहिए तो किन्नर चाहिए, लेकिन किन्नर को जब समाज की गरज है तो समाज को तब किन्नर नहीं चाहिए। मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों भीख मांग रहे हो, आप मेरे घर में आके काम करो, बर्तन घसो। हम तो चाहते हैं, समाज अगर हमें अपनाना चाहता है तो हम तो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है, ताकि हम ये सब लोगों की नजरों से बचे। हमें ये जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती है कि मैं जाके किसी दुकान के सामने गली में जाके नाचूं गाऊं और मैं 10 रुपए कमाऊं। अगर मुझे समाज अपनाता है, समाज मुझे काम देता है, तो शायद आज हमारे ऊपर जो लालचन लगाते हैं, जो ब्लेम समाज हमें करता है कि जबरदस्ती से पैसे लेते हैं, जबरदस्ती से पैसे मांगते हैं, नंगे हो जाते हैं, नाच गाना करते हैं, ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन समाज को आशीर्वाद देने के लिए किन्नर, एक पवित्रा चाहिए, लेकिन पवित्रा को समाज की गरज है तो शायद समाज उसको साथ नहीं देगा। अगर मुझे किसी के घर में बर्तन घसने का काम भी मिलेगा, मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे किसी कंपनी में जॉब मिलेगा, तो फिर मैं ये काम क्यों करूंगी, ये काम मैं नहीं कर सकती। तो समाज को आशीर्वाद के लिए किन्नर बड़ा अच्छा लगता है कि आओ मेरे घर में चाय पियो, बैठो, हमें आशीर्वाद दो। लेकिन अगर किन्नर को, मुझे समाज की जरूरत है किन्नर को एक, तो उसको समाज साथ नहीं देता है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए दुखदायक बात है इस समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक अभी 70-60% समाज में एक बदलाव आ रहा है, एक समाज में बदल रहा है कि किन्नर सच में अच्छा होता है। क्योंकि हमारे समाज को संस्कृति के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन हमारे संस्कृति ने हमें कहीं ना कहीं धर्म से दूर रखा, समाज से दूर रखा, परिवार से दूर रखा। लेकिन आज जब तक हमें ये चीज पता नहीं थी, हम करते रहे, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं इतने स्ट्रांग हो गए कि खुद हम घर से बाहर आए और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और तब जाके मुझे आज एक राम जी के दर्शन मिले या राम जी की स्थापना थी, तो 20 दिन मुझे वहां पे स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था कि आप यहाँ के रहो। रोज मैं हजारों मीडिया के साथ बात करती थी, पूरे आज तक से लेके सभी चैनल पे आती थी, राम जी के बारे में बात करती थी। तो ये सारी चीजें
ये बदलाव के कारण होने लगी। अगर बदलाव नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने बैठ के कैमरे के सामने आज मैं इतना नहीं बोल पाती। ये समाज की कहीं ना कहीं ताकत है और हमारा देश बदल रहा है, हमारी संस्कृति थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लेकिन वही ताकत हमें बड़ा बना रही है कि आज जो गली में नाचने वाले, घर में छुपकर रहने वाले, क्योंकि लोग अगर देखते थे गली में आए तो दरवाजा बंद करके बच्चों को एक रूम में रख के नहीं जाना, बाहर नहीं देखना, तो ये सब बदल रहा है और आज हम खुशी से सबके घर जाते हैं, अगर हम सही सबके मायने घर में बोलें बैठते तो हैं। आज अगर बात करूं तो आज एक पायल और आज एक पवन को सेम निगाह से देखा जाएगा। जी जी, मैं पवित्रा जी। मेरा नाम पवित्रा है जी और एक पवन से पवित्रा बनी है और जी। ये समाज की वजह से हुआ और ये है। पवन से पवित्रा की जर्नी और पवित्रा से महामंडलेश्वर की जर्नी जी। आपकी कैसे शुरू हुई? 2014 के बाद जब हमारे देश में एक मूलभूत चीजों के साथ, जैसे आपको जो मूलभूत चीजें मिलती है वो हमें भी मिलने लगी है जी और कहीं ना कहीं मेल फीमेल और अदर, जब थर्ड जेंडर हमारे यहाँ घोषित हुआ है सरकार की तरफ से कि अभी ये भी हमारे एक समाज का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि हम भी इसी आंगन के फूल है, इसी आंगन में खेले हैं, तो फिर हम धर्म से क्यों दूर रहे। तो हमने बहुत सारे ऐसे किन्नर हम लोग मिले साथ में और हम लोग उज्जैन जैसे नगरी में महाकाल के आशीर्वाद से हमने एक वहाँ पे एक आश्रम में हमने आश्रय लिया और वहाँ पे हमने सबसे बातचीत किया कि हम जैसे हमारे 13 अखाड़े हैं वैसे हम 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा खोलेंगे और हम लोग सनातन की ओर बढ़ेंगे। और हमारे जैसे बच्चे जितने भी हिंदू के बच्चे हैं जो आज जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है या अदर धर्म में चले गए, क्यों? अपने पेट के लिए गए हैं, क्योंकि अगर मुझे पेट भरना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, मेरा लाइफस्टाइल मुझे अच्छे से जीना है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर था कि तुम्हें धर्म चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें इस धर्म से आके ये सारी चीजें शुरू करनी थी। तो आज हमने वो भी बदल दिया है। आपको रोकना चाहूँ यहाँ पे, चलिए आपने बोला धर्म परिवर्तन मजबूरी में किया, लेकिन उस मजबूरी में भी धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैंने अगर मेरा घर छोड़ा है, मेरे माँ बाप को छोड़ा है, तो मुझे बाहर आके रहना है। तो ये हमारे इस्लामिक गद्दियाँ थी हमारे किन्नरों की। हमारे हिंदुओं को हमेशा हिंदू पीछे रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ लोग उसका फायदा लेते रहे। और आज एक मैं किन्नर हूँ और मैं बाहर आती हूँ तो मेरे लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसा सहारा बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है अभी भी। तो इसके वजह से हमें कहीं ना कहीं हमारा धर्म परिवर्तन हुआ और आज हम जब से किन्नर अखाड़ा हमने शुरू किया है, सनातन में हम बैठे हैं, तो आज कहीं ना कहीं बहुत सारे किन्नर ऐसे जो थे, जो हिंदू के बच्चे जिनका धर्म परिवर्तन हुआ तो वापस अपने धर्म में आए, हिंदू बन के अभी हम लोग हमारा पेट भर रहे हैं। जी। तो अगर हम बात करें हिंदू धर्म के बारे में, जैसे कि सनातन ने आपको बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, और जूना अखाड़े के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो उनके बारे में आपका क्या कहना होगा इस सफर में? हमने तो इस बात पे मतलब बहुत खुशी है मुझे कि हमने जब सनातन में कदम रखा तो हमारे सारे अखाड़ों ने हमें बहुत विरोध किया। सबका कहना था साधु संतों का कि किन्नरों को क्या गरज है पेशवाई करने की, कुंभ मेला करने के लिए। उन्हें ये भी पता था कि त्रिवेणी संगम का, प्रयागराज का स्नान भी अधूरा है किन्नरों के बगैर। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृति एक शर्म के मारे, एक लज्जा के मारे हमें पीछे ढकलती रही और हम लोग हमारे दिल दिमाग से हम अपनी जगह पाने के लिए हमने लड़ाई करके जब हम आगे बढ़े तब हमने हमारी जगह हासिल कर ली। क्योंकि हमारा जितने समाज का हक सनातन पे है उतना हमारा है, क्योंकि हम भी सनातनी हैं। क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते समाज से मुझे जुड़ना बहुत जरूरी है और सनातन से जुड़ना भी मुझे बहुत जरूरी है। तो हमने बहुत कोशिश की, बहुत रोज पंगे होते रहे, सारे साधुओं के मीडिया में इंटरव्यूज आने लगे कि ये किन्नर ऐसे होते हैं, किन्नर वैसे होते हैं, इनको क्या जरूरत है ये सब चीज की। लेकिन हमने हमारी लड़ाई जीत ली और तब जाके सारे अखाड़ों ने विरोध करने के बाद जूना अखाड़े ने हमें हमारा हाथ थामा है। हमारे जो हरिगिरी महाराज है, जो मेरे गुरु भी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली है सन्यास की, और अवधेशानंद जी भी हमारे गुरु ही हैं, लेकिन हम भाई बोलते हैं सब उनको। और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया कि पेशवाई का जो पेशवाई निकलेगी, जो शाही स्नान होंगे वो हमारे जूना अखाड़े के साथ होंगे और किन्नर अखाड़े के साथ हमेशा जूना अखाड़ा रहेगा। और उनकी इतनी बड़ी ताकत से हमने इस सनातन के साथ चलना शुरू किया। तो आइडली अगर हम बात करें, आज भी 13 अखाड़े हैं जिसमें जूना अखाड़े का एक आपका सम्मिलित है उसी में। जी।
तो मतलब अगर हम बात करें तो जूना अखाड़े का ही आप एक पार्ट है, क्योंकि हमारा विलय हुआ है उनके साथ ना, लेकिन किन्नर अखाड़ा 14वां ही है और 14वां ही रहेगा। बहुत सारे ऐसे अखाड़े, महिला अखाड़ा है, बहुत सारे ऐसे नए नए बनते जा रहे हैं, लेकिन मेन किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है। आज हमारी सारी गतिविधियां, हमारे कुंभ जूना अखाड़े के साथ ही लगते हैं। आपका 2019 में बहुत ग्रैंड वेलकम भी हुआ प्रयागराज में, जो टीवी पे भी टेलीकास्ट हुआ था। बहुत सारी चीजें हुई हैं, हम नेशनली इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। और मैं माँ पवित्रानंद गिरी, मैं भी महामंडलेश्वर हूँ किन्नर अखाड़े की एवं जूना अखाड़े की भी, क्योंकि मेरे 2 गुरु हैं। जैसे बोलते ना कि जिससे दीक्षा लेना है तो 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने भी किए थे, तो वैसे मेरे 2 गुरु है, एक श्री हरि गिरी महाराज है और एक आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। तो आपकी ये जर्नी बहुत ही सुंदर रही है, अगर बोलेंगे प्रेरणादायक रही है और लोगों के लिए कि अपने जीवन को सही मायने में कैसे जिया जाए बिना कोई गलत काम किए, या आप कह सकते हैं कोई मतलब जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन उस मजबूरी को छोड़कर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये हमारे भगवान की, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, और ये हमारे महाकाल का सबसे बड़ा इसमें राज है कि जैसे हम उज्जैन आए और हम सभी किन्नरों के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ, स्पेशली मेरे बारे में, तो सब कुछ ये महाकाल के आशीर्वाद की वजह से हुआ है, और उनका आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे हैं। जिस तरह आपने गुरु दीक्षा ली और इस पीरियड में जो आपने सीखा गुरु दीक्षा लेने के बाद, क्या बदलाव आपको अपने खुद के जीवन में नजर आया? ये बदलाव मैं तो चाहती थी कि बचपन से हो जाए, लेकिन सबको एक हिसाब से मिलता है, किसी को टाइम के पहले कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मुझे जिस टाइम से मिला उस टाइम से मैं बहुत लकी हूँ, और मेरे में इतना बदलाव आया है कि मैं कभी बुरा अपने आप को, मेरे साथ जितना भी हुआ होगा उसके बारे में सोच नहीं सकती। जो हुआ वो हो गया, लेकिन आने वाला जो जीवन है, आने वाली जो हमारी गतिविधियां है किन्नर अखाड़े की तरफ से, आने वाली जनरेशन और आने वाले जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, उनको एक ही कहना है, और उनके माता पिता को भी एक ही कहना है कि हमारे जैसे बच्चा किसी के घर में भी पैदा हो सकता है। वो बोल के नहीं आएगा, अपना जेंडर बता के नहीं आएगा कि मैं क्या बन के आ रहा हूँ। तो हर माँ बाप, मेरे देश के जो मेरे भाई बहन है, उनको सबको विनती है कि अपने बच्चे को, अगर आपको पता चलता है कि मेरा बेटा किन्नर है या समलैंगिक है या जो भी जेंडर लेके आता है, उसको आप घर से बाहर ना निकाले, उसे पढ़ाए लिखाए, अपने साथ रखे, उसे बड़ा बनाए, वो अपने पैरों पे खड़ा है। और आने वाली जो जनरेशन है वो नहीं चाहती कि मैं किसी गली में जाके नाच गाना करूं या मैं भीख मांगू। वो हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ा लिख कर बड़ा हो जाऊं और अपने पैरों पे खड़ा रहूं। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने लोगों के लिए दिया है, और आपका समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, समय तो बहुत है, इसमें बहुत सारी बातें रह गई हैं, हम लोग नहीं कर पाए इतनी सारी बातें। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं किन्नर के बारे में, अगर आप धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, और बहुत अच्छा हम एक समाज में हमारी गाथाओं को आप पेश करिए, सच्चाई दिखाइए। अगर सुना सके तो सुना दीजिए, हम थोड़ा समय और ले लेंगे। बहुत सारी कहानी ऐसी है। आज कहानी आपके पास? मेरी माँ है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनकी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि एक किन्नर होना एक वैसे ना अभिशाप जैसा होता है इस धरती पे। तो आज जितना स्ट्रगल मेरी गुरुजी ने किया है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने, आज उनके जैसा स्ट्रगल कोई नहीं कर सकता। हमने कभी किसी गली में जाके 10 रुपए नहीं मांगे, हम खुद इतने स्ट्रांग रहे हैं कि हमने हमारी फैमिली को भी चलाया है, हमारे माँ बाप को भी साथ में रखा है। और आज मेरी जो लक्ष्मी माँ है वो आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हमारे देश में। आज जो हमारे आचार्य की पोस्ट में जाना, मतलब आचार्य क्या होता है ये आप जानते हैं जी। और आज वो हमारे अखाड़े की और हमारे देश की डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। उनके नाम के आगे हमेशा डॉक्टर लगता है, क्योंकि उन्होंने भरतनाट्यम में पीएचडी की है, ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया है, और आज वो हमारे समाज के लिए इतने सारे काम करने लगी है। आप अगर उनको यूट्यूब में देखोगे या फिर हम लोग उनके ब्लॉग्स देखोगे, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए वो सबसे बड़ी प्रेरणादायक है, और बहुत अच्छे से काम कर रही है समाज के लिए। हर समाज में कोई ना कोई, बोलते हैं ना हम एक नेता चुनते हैं, वैसे किन्नर समाज में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ओम नमो नारायण। ASKofficials.com